वेलकम बैक स्टूडेंट। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर ऑफ द रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में। तो इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने ऑलरेडी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर वो आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे तो फर्स्ट मैं वो वीडियो रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो आप देखें, फिर इस वीडियो को ज्वाइन करें। तो अब देखिए, इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम बुक में एक डिसऑर्डर रिलेटेड है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, जिसको हम कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी? तो इनफर्टिलिटी का लिटरल मीनिंग है बेसिकली नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट। अगर कोई वोमेंस है और वो प्रेग्नेंट नहीं होती तो इस कंडीशन को हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसके अलावा अगर कोई वोमेंस है वो प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन वो प्रेगनेंसी स्टेट को मेंटेन नहीं रख सकती, तो इसी कंडीशन को भी हम इनफर्टिलिटी में कंसिडर करते हैं। इसके अलावा अगर ओवरऑल वर्ड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी रेट पाया जाता है ईस्ट एशिया में एंड ईस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा इनफर्टिलिटी रेट पाया जाता है। इसके अलावा अगर फर्टिलिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी का जो रेट है वो बेसिकली नाइजर, ईस्ट अफ्रीका एक कंट्री है जिसको हम कहते हैं नाइजर। तो इस कंट्री में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट पाई जाती है। अगर इनफर्टिलिटी रेट की बात करें तो यहाँ पर बेसिकली 6.6 फॉर बर्थ फॉर वमेन, लेकिन एवरेज यहाँ पर बात की गई है कि एक वमेन हर लाइफ स्पेन में बेसिकली 6 और 7 चाइल्ड को बर्थ देती है। सो दिस इज द हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट फाउंड इन द वर्ल्ड। अगर पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो राइट एट 2025 में बेसिकली फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान दैट इज 3.6 बर्थ फॉर वमेन। सो दिस इज द फर्टिलिटी रेट इन पाकिस्तान। अब यहाँ पर बेसिकली प्रेगनेंसी कैसे कहते हैं और प्रेगनेंसी के लिए कौन सी कंडीशन रिस्पॉन्सिबल है। अब प्रेगनेंसी बेसिकली जब फीटस फीमेल की बॉडी में बेसिकली डेवलप हो रहा है तो इस केस में फीमेल की बॉडी में कुछ चेंजेस आती है और इन सीरीज ऑफ चेंजेस को हम कलेक्टिवली कहते हैं प्रेगनेंसी। अगर मैं बात करूँ तो प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन अप टू द बर्थ ऑफ बेबी। सो दिस इज ओवरऑल पीरियड्स आर कॉल्ड एज प्रेगनेंसी पीरियड और गेस्ट्रेशन पीरियड। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस कंडीशन में कोई एक कंडीशन में बेसिकली प्रॉब्लम्स आती है, वो फुलफिल नहीं होता, तो इस कंडीशन की वजह से बेसिकली इनफर्टिलिटी कास होती है। तो देखते हैं फर्स्ट कंडीशन को जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो द फर्स्ट कंडीशन दैट इज अ वोमेन मस्ट रिलीज एन एग फ्रॉम वन ऑफ हर ओवरी। तो फीमेल के अंदर हमारे पास 2 प्राइमरी 6 ऑर्गन लोकेटेड है जिसका मेन फंक्शंस क्या होते हैं, रिलीजमेंट ऑफ एग, और ये प्रोसेस बेसिकली कहलाता है ओवुलेशन। तो ओवरी के अंदर बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं ओवुलेशन। तो इस ओवुलेशन प्रोसेस के रिजल्ट में क्या होती है, ओवा की प्रोडक्शंस होती है। जिस वोमेन में बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली 28 डे का होता है, तो उस वोमेन में तो राइट इन द 14 डे ये ओवुलेशन प्रोसेस होता है। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर द प्रेगनेंसी। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन जो कि प्रेगनेंसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, द एग मस्ट गो थ्रू द फलोपियन ट्यूब टूवर्ड द यूट्रस। अब जब ओवा की प्रोडक्शन ओवरीज में हो चुकी है तो ये एग बेसिकली आती है ट्यूब्स में जिसको हम कहते हैं फलोपियन ट्यूब। तो इस फलोपियन ट्यूब में ये इससे फास्ट होके फाइनली पहुंच जाता है यूट्रस में। सो दिस इज द सेकंड कंडीशन फॉर द प्रेगनेंसी। अब थर्ड कंडीशन है स्पर्म मस्ट जॉइन विद द एग अलोंग द वे। तो स्पर्म बेसिकली फीमेल की बॉडी में एंटर हो जाती है, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस से पास होते हैं, फाइनली पहुंच जाता है एंड टू द फलोपियन ट्यूब, और यहाँ पर ये ओवम के साथ फ्यूज हो जाता है और इसी प्रोसेस को हम बेसिकली फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब लास्ट कंडीशन है द फर्टिलाइज एग मस्ट अटैच टू इनसाइड ऑफ द यूट्रस। तो यूट्रस बेसिकली फलोपियन ट्यूब के बाद एक मस्कुलर पार्ट्स आता है जिसको हम कहते हैं यूट्रस। तो इसी यूट्रस के अंदर हमारे पास एक लेयर है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो इसी एंडोमेट्रियम के साथ
ये फर्टिलाइज अटैच हो जाती है और इसी प्रोसेस को हम बेसिकली इम्प्लांटेशंस कहते हैं, इम्प्लांटेशंस। सो दीज आर द कंडीशन जो कि बेसिकली प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब अगर इन कंडीशन में चेंजेस आती है या प्रॉब्लम्स आती है तो इसी की वजह से इनफर्टिलिटी काज होती है। अब देखिए इस कंडीशन में बेसिकली कुछ कंडीशन फीमेल से रिलेटेड है और कुछ कंडीशन मेल से रिलेटेड है। तो इस बेस पर हमने इनफर्टिलिटी की टाइप बनाई है। एक को हम कहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी, दूसरा हमारे पास है मेल इनफर्टिलिटी। तो ऐसी किस्म की प्रॉब्लम्स या इश्यूज जो कि फीमेल की बॉडी में आती है और इसी की वजह से प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं रहती, तो इसी किस्म के कंडीशन को हम कहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी, क्योंकि फीमेल में ये प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से वुमेन प्रेग्नेंट नहीं होती, तो इस वजह से उसको हम कहते हैं फीमेल इनफर्टिलिटी। इसके अलावा मेल, तो मेल में कुछ प्रॉब्लम्स होती है जैसे स्पर्म्स की प्रोडक्शंस वगैरह, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी काज होती है, तो इसको हम कहते हैं मेल इनफर्टिलिटी। अब देखते हैं कि कौन सी काजेस है जो कि फीमेल इनफर्टिलिटी काज करती है और मेल इनफर्टिलिटी काज करती है। अब यहाँ पर फर्स्ट है कि फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी के जो काजेस रिस्पॉन्सिबल होती है वो हमने यहाँ पर लिखी है। तो इसमें फर्स्ट काजेस है फेलर टू ओवुलेट। तो फीमेल में ओवा का प्रोडक्शन नहीं होता, तो जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी काज होती है। तो यहाँ पर देखिए बेसिकली एक हार्मोन है जो कि ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है और इसी को हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है। तो जब भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनसफिशिएंट अमाउंट में रिलीज होते हैं तो इसकी वजह से बेसिकली ओवुलेशन का प्रोसेस इफेक्ट होता है और फीमेल में ओवरी की प्रोडक्शन नहीं होती और जिसकी वजह से फीमेल इनफर्टिलिटी काज होती है। सेकंड काज को देखें ब्लॉकेज ऑफ विडक्ट। तो विडक्ट जिसको हमने फॉलोपियन ट्यूब का भी नाम दिया है, तो इस फॉलोपियन ट्यूब में कुछ इन्फेक्शंस की वजह से ब्लॉकेज आती है, इसकी वजह से ओम बेसिकली यूट्रस तक नहीं पहुंचता। सो दिस इज द सेकंड रीजंस ऑफ द फीमेल इनफर्टिलिटी। अब देखिए फिजिकल प्रॉब्लम विद द यूट्रस। तो यूट्रस में कुछ चेंजेस, जैसे यूट्रस डैमेज होता है जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस नहीं होता, या यूट्रस फेब्रॉइड्स एक कंडीशन है जिसमें नॉन कैंसरियस मास आर टिश्यू बनते हैं यूट्रस में, यूट्रस फेब्रॉइड्स, जिसकी वजह से इम्प्लांटेशन का प्रोसेस इफेक्ट होता है। सो द लास्ट काजेस ऑफ द फीमेल इनफर्टिलिटी, ये बेसिकली एंडोमेट्रियोसिस है। तो एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली जो एंडोमेट्रियम यूट्रस का जो वाल है उसके कुछ टिश्यू बेसिकली कुछ अदर प्लेस में डिवेलप हो जाते हैं, जैसे ओवरी में। तो ओवरी में जब ये एंडोमेट्रियम टिश्यू वहाँ पर जब इनकी ग्रोथ होती है तो वहाँ पर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट बनाते हैं जो कि ओवुलेशंस को अफेक्ट कर देता है। सो दीज आर द मेन काजेस जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द फीमेल इनफर्टिलिटी। अब देखते हैं इनफर्टिलिटी को कि कौन सी काजेस है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी काज होती है। तो द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन काजेस ऑफ मैन इनफर्टिलिटी, ये हमारे पास वेरिकोसील कंडीशन है। इस कंडीशन में बेसिकली जो वीन टेस्टिक की तरफ आते हैं ये इनलार्ज हो जाते हैं, तो इसके इनलार्जमेंट की वजह से बेसिकली ये टेस्टिस को हीट अप कर देते हैं। तो हीट अप होने के बाद टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है। सो दिस कंडीशन इट इज कॉल्ड एज वेरिकोसील्स। जैसे हमने पढ़ा कि टेस्टिस बेसिकली आउटसाइड द बॉडी लोकेटेड होते हैं और इनका मेन प्रोसेस बेसिकली टेम्परेचर ही है। तो यहाँ पर भी बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज होता है जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस इफेक्ट होता है। नेक्स्ट काज को देखिए एज़ोस्पर्मिया। मेल्स में बेसिकली स्पर्म की प्रोडक्शन हो जाती है नॉर्मली, लेकिन वो बेसिकली नॉन मोटाइल स्पर्म्स होते हैं जो कि बेसिकली ओवम तक नहीं पहुंचते, तो इसी की वजह से भी मेल इनफर्टिलिटी काज होती है। अब ओलिगोस्पर्मिया, ये भी एक कंडीशन है जो कि मैन में होती है और ये भी कंट्रीब्यूट करते हैं इनटू द मेल इनफर्टिलिटी। ओलिगोस्पर्मिया में बेसिकली स्पर्म काउंट 200 मिलियन से जब स्पर्म का काउंट
लोअर हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम बेसिकली ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं और ये भी इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। थैंक यू सो मच।